हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ बायस्वी सर। बायस्वी सर नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार क्लास में जानने वाले हैं कि पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का व्यक्तीकरण। नौ अगले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की अपरावर्तन, प्रकाश किस प्रकार से निकलता है, प्रकाश कहाँ से निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो किस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर आता है, सबकी प्रक्रिया जान गए हैं। और आज की उसी कार्यक्रम के एक हिस्सा को आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रकाश का व्यक्तीकरण ना। तो उसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। चले जानते हैं कि प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या बतलाता है ना। प्रकाश का व्यक्तीकरण यही बताता है कि जब सूर्य की प्रकाश क्या हो रही है कि सूर्य की प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है ना। जब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जब सूर्य से आती है क्या हो जाता है, जब प्रकाश की किरण जब सूर्य से आती है ना तो आती है तो कई प्रकार की किरण निकलती है सूर्य से। तो निकलने के पश्चात क्या होता है कि जब दो किरण आपस में मिलती जुलती हुई आती है और दोनों का संबंध एक साथ जुड़ जाता है, यही प्रकाश का व्यक्तीकरण कहलाता है ना। अब सूर्य की प्रकाश की किरण क्या होता है कि एक तरफ से आ रहा था, मतलब आ रहा था सीधे, और दोनों प्रकाश की किरण एक साथ मिल गई और उस किरण की जो क्षमता क्या होता है बढ़ जाता है, वही क्या कहलाता है प्रकाश का व्यक्तीकरण कहलाता है ना। जिस प्रकार हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं ना। क्या हो रहा है कि एक रस्सी है ना, इधर से एक व्यक्ति है, आर नाम का एक व्यक्ति है, इस क्या किया कि रस्सी को पकड़ा है ना, एकदम दोनों हाथ जोड़ लगा के एकदम पकड़ा है। एक व्यक्ति इधर है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति क्या है इधर है ना, ये भी क्या किया कि अपने हाथों को दोनों हाथ को क्या कर दे जोड़ लगा के एकदम पकड़ा हुआ है, जोड़ लगा के दोनों पकड़ा हुआ है एकदम। अपने में क्या कर रहा है कि खींचा हुआ चौल कर रहा है, खींचा खींचौल ना, अपने में क्या कर रहा है कि खींचा खींचौल कर रहा है दोनों एकदम। अब क्या करते हैं कि इधरिया जो है एक और लड़का को क्या करते हैं बुला देते हैं, क्या करते हैं एक और लड़का को बुला देते हैं। बुलाने के पश्चात क्या होता है कि जब बुला देते हैं तो ये भी अपना जोड़ लगाता है, लगा देता है। अब दो लोग इधर हो गया, दो लोग इधर हो गया एक। अभी ये नहीं था, दोनों क्या कर रहा था एनर्जी अगर मान लेते हैं, ये मान लो कि 10 फोर्स लगा रहा है, यह भी 10 फोर्स लगा रहा था, जब है नहीं था तब 10 फोर्स लगा रहा था। तो दोनों का 2 फोर्स क्या था बराबर था, मतलब कि दोनों ना इधर जा रहा था ना इधर जा रहा था, दोनों का मान बराबर था ना। अब क्या हो गया कि अब भाई एक और लड़का इधर आ गया तो मान लो इसका 10 फोर्स और जुट गया, इसमें क्या हो गया 10 फोर्स, तो इधर क्या हो गया 20 फोर्स। अभी जहाँ तक उम्मीद है कि है तब तक खींचा जाएगा, कहीं कि 10 हो गया, ये हो गया 20 हो गया, तो अभी आप क्या करेगा खींच लेगा। ये लोग 2 हो गया, ये अकेले है, ये 2 को मिलकर 10 ला दिया, ये अकेले है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश निकलती है तो इससे कई प्रकार की किरण निकलती है कि कितना इन्फिनिटी किरण निकलती है ना। तो वही किरण क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है तो 2 किरण क्या होता है कि आपस में मिल जाती है ना। तो 2 किरण जब आपस में मिल जाती है तो उस किरण की जो क्षमता होता है बढ़ जाता है। जिस प्रकार आप 2 व्यक्ति आया है, अभी रस्सी को अकेले खींच रहा था तो नहीं खींचा रह जाता, जैसे एक और व्यक्ति को ला देते, दोनों का क्षमता क्या होगा 10 कूलम, मतलब कि 10 न्यूटन का बल ई लगा दिया, 10 न्यूटन का बल ई लगा दिया। अब दोनों का क्या हो गया 20 न्यूटन का बल लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इस मजबूत हो गया, मतलब क्षमता इसका क्या हो गया अधिक हो गया, तब इसको क्या कर देगा खींच लेगा। उसी प्रकार क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश जब आती है, 2 किरण जब साथ में आती है तो उन दोनों किरण का क्या होता है मिलन हो जाता है, तो उस किरण की जो क्षमता बढ़ जाती है वही क्या कहलाता है प्रकाश का व्यक्तीकरण कहलाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, समझ गए होंगे कि जब प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या कहलाता है कि जब प्रकाश की किरण एक साथ आती है तो दोनों का किरण, जब प्रकाश की किरण एक साथ आती है तो 2 किरण आपस में मिल जाती है तो उस किरण की क्षमता क्या हो जाती है बढ़ जाता है, ये क्या कहलाता है प्रकाश का व्यक्तीकरण कहलाता है ना। अब यहाँ पे एक महान वैज्ञानिक हमारे पास आते हैं जो इसके बारे में बताते हैं, जितना आपको बताएं जो अभी पता है ना कि चित्रवाला, तो यह जो बताए थे हमारे एक महान वैज्ञानिक थे, जिस वैज्ञानिक का नाम का था थॉमस यंग था। क्या नाम था उस महान वैज्ञानिक के नाम जो हमारा था थॉमस यंग, क्या था थॉमस यंग नाम था वैज्ञानिक का, वैज्ञानिक के नाम क्या था थॉमस यंग नामक था उस वैज्ञानिक का नाम ना।
यह महान वैज्ञानिक थे जो प्रकाश के व्यक्तिकरण के बारे में बतलाते हैं ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो अब जो प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है यह दो रूपों में होता है। क्या होता है? दो रूप में होता है। एक जो हम लोग का होता है समपोषी, एक होता है समपोषी व्यक्तिकरण और दूसरा क्या होता है? विषमपोषी। क्या होता है कि विनाशी व्यक्तिकरण। विनाशी व्यक्तिकरण ये क्या होता है? समपोषी व्यक्तिकरण ना। पहला जो होता है समपोषी व्यक्तिकरण, दूसरा क्या होता है? विनाशी व्यक्तिकरण ना। आप जो प्रकाश का व्यक्तिकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है समपोषी व्यक्तिकरण, दूसरा होता है विनाशी व्यक्तिकरण। इसके बारे में जो महान वैज्ञानिक बताते हैं उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? थॉमस यंग ना। तो सबसे पहले प्रकाश के व्यक्तिकरण के बारे में हम कुछ शब्द बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ना। तो हमने जो बताया है तो उस चीज़ को आप लोग समझ लिए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो हम कुछ पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट को आप लोग क्या करिए कि लिखिए ना। तो जब बोलते हैं कि जब प्रकाश की व्यक्तिकरण वास्तव में दो प्रकाश के किरण बताता है कि जब प्रकाश का व्यक्तिकरण वास्तव में दो प्रकाश के किरण, लिखिए कि प्रकाश का व्यक्तिकरण वास्तव में दो प्रकाश के किरण, क्या? तो दो प्रकाश के किरण के आपस में मिलने पर, मतलब दो प्रकाश के किरण क्या होता है कि आपस में मिल रहा था ना। दो प्रकाश के जो किरण था आपस में मिलने पर और मिलने के बाद मिल रहा था, तो मिलने के बाद उस जो प्रकाश का किरण था उसकी क्षमता क्या हो जाती है? अधिक हो जाता है। यही क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यक्तिकरण ना। जहाँ तक उम्मीद होगा कि आप लोग लिख लिए होंगे ना। आगे बढ़ते हैं तो लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि जो प्रकाश के व्यक्तिकरण के बारे में सबसे महान वैज्ञानिक जो थॉमस यंग ने बताए थे, प्रकाश के व्यक्तिकरण के बारे में महान वैज्ञानिक थॉमस यंग ने बताए थे ना। आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो समपोषी होता है, एक होता है समपोषी व्यक्तिकरण, दूसरा होता है विषमपोषी। तब जो डाल लीजिएगा कि जो प्रकाश का जो व्यक्तिकरण होता है दो रूप में होता है। एक होता है हम लोग का समपोषी व्यक्तिकरण और दूसरा क्या होता है? विषमपोषी व्यक्तिकरण ना। तो समपोषी व्यक्तिकरण के बारे में जानते हैं। चलिए एकदम समपोषी व्यक्तिकरण क्या कहलाता है? अभी इसको हम इरेजर कर सकते हैं ना, बताइए तो। थॉमस यंग। अब इसको क्या करते हैं? हम दो रूप में बांटते हैं ना। पहला जो रूप होता है हम लोग का समपोषी, समपोषी व्यक्तिकरण, दूसरा क्या होता है? विनाशी। समपोषी व्यक्तिकरण, दूसरा हम लोग का क्या होता है? विनाशी व्यक्तिकरण ना। अब देखिए जो समपोषी व्यक्तिकरण हमारे जीवन घटनाएं में अनेक प्रकार की घटती है। जो समपोषी व्यक्तिकरण से क्या होता है कि अनेक प्रकार की घटता है ना। तो चलिए जानते हैं कि इससे क्या घटनाएं घटता है, उस घटनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं ना। इसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार की घटनाएं घटते थे। जो समपोषी बताता है कि जब प्रकाश के किरण, अभी बताए हैं, जब दो प्रकाश के किरण ना, क्या? जब दो समान आवृत्ति के, आप जो समपोषी बताता है, सम मतलब समपोषी, समपोषी मतलब समान। जब दो समान आवृत्ति की जब प्रकाश की किरण मिलती है, क्या? तो जो समान आवृत्ति की जब प्रकाश की किरण मिलती है, जब दो समान मतलब कि प्रकाश की किरण आ रहा था ना, जब दो आवृत्ति मतलब जो आवृत्ति की मतलब जिसकी आवृत्ति क्या हो? दो किरण क्या है? द्वितीय किरण आ गया ना। मान लो ये दो किरण आ रहा है, दोनों की जो आवृत्ति है समान है, तो दोनों की समान आवृत्ति के कारण इन दोनों का जो किरण का क्या होता है? मिलन हो जाता है। मिलन होने के पश्चात इनकी जो क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसकी क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है। यही क्या कहलाता है? समपोषी व्यक्तिकरण। जब कोई प्रकाश की किरण जिसकी आवृत्ति समान होती है और उसका जो आवृत्ति होता है मतलब कि समान होता है और उसकी क्षमता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही क्या कहलाता है? समपोषी
व्यक्तिकरण कहलाता है। तो आप लोग के दैनिक जीवन में घटनाएं घटी होगी, आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग पानी के बुलबुला को क्या करते हैं, उड़ाते हैं ना। आप लोग बचपन में खेले होंगे, चाहे छोटे बच्चों को देखते होंगे खेले हुए कि मेला में जाते हैं ना, तो एक मिलता था शैम्पूल वाला टिकिया ना। तो मेला में जाते थे तो हम लोग क्या करते थे कि शैम्पूल वाला टिको कीनते थे। टीने के पश्चात क्या करता था कि एक ऐसे ऐसा बिल रहता था ना, बताते हैं कि ऐसा 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 बिल रहता था, इसमें चीन ऐसे पड़ा रहता था, और फिर ये जो मिलता रहता था एगो लकड़ी से मिल रहता था ना। तो हम लोग इसको पकड़ कर फूला रहता, मतलब कि एक डिब्बा में मिला कर इसमें क्या रहता था, शैम्पूल रहता था, इसमें डुबा कर फूला रहे थे। फुलता लड़का ना, फुलता तो उससे बुलबुला निकलता है, बुलबुला निकलता है। तो उस बुलबुला पे क्या होता है कि प्रकाश निकलता है, मतलब जो बुलबुला पर 7 रंग की क्या होती है, प्रकाश। देखते हैं कि जो बुलबुला पे क्या होता है कि उस पर रंग दिखाई देने लगता है, 7 रंग दिखाई देने लगता है। तो यही जो बताता है कि साबुन के बुलबुले को चमकना, मतलब वो क्या होता है, उस पर रंग चमकने लगता है। तो यही चमकना क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहलाता है, मतलब संपोषी व्यक्तिकरण कहलाता है ना। आई होप आप लोग समझ में आए होंगे कि बचपन में सब कोई खेला होगा कि एक का लेता था गिलास, यहाँ पे एक गिलास कोई व्यक्ति आता था, अब शैम्पू देख लेता था कि शैम्पू जैसा है, तो घरे आके 1 रुपये के शैम्पू कीनता था, लकड़ी में लगा के खूब फूला के बिकता था। उसको पकड़ के फोड़ने में बड़ा अच्छा लगता है ना। जैसा ही पड़ता है तो किसी के शरीर पे भी पड़ जाता है, तो जाके पचक से मारता है ना। तो उसी प्रकार ये घटनाएं हर व्यक्ति के साथ घटी होगी, हर बच्चा के साथ भी घटता है। और खेलते देखते कूदते तब बच्चों को देखे होंगे आप लोग ना। तो यह घटनाएं आप लोग अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए जवान हो गए तो यह प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। शैम्पूल कीनिए 1 रुपये की और लगाइए, एक लकड़ी में घोल बनाकर पानी डाल के तनका सा, और खूब फुलाइए, करिए, खूब उड़ेगा। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यक्तिकरण, मतलब सीधे प्रैक्टिकल ना। इसका प्रैक्टिकल आप लोग अपने घर करिए, इसका प्रैक्टिकल हम बताएं यहाँ पे लाकर, इसका प्रैक्टिकल आपको लोग को घरे करना है। तो देखिएगा तो उस पर क्या होता है कि प्रकाश चमकता है ना। आप क्या करते होंगे कि कभी नहाते हैं, स्नान करते और क्या करते हैं कि जब साबुन को लेते हैं और हाथ पे लगाते हैं तो उस पर बुलबुला भी बन जाता है, चाहे कपड़ा पीसते वक्त भी बुलबुला बनता है। कपड़ा को क्या करें कि जब सरफ उलगी या खूब बल्टी में चाहे कुछ ही कपड़ा पे जब गोतिएगा तो खूब बुलबुला निकलता है। तो उस बुलबुला को देखिएगा ना तो क्या होता है कि चमकता है, प्रकाश पड़ता है तो चमकता है। 7 रंग में कभी चमकता है, तो कभी लाल, तो कभी हरियर, तो कभी ब्लू, मतलब 7 रंग में क्या होता है कि चमकते रहता है। तो यह प्रक्रिया, चमकने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यक्तिकरण। है समझ में। साबुन के बुलबुले को चमकना प्रकाश का व्यक्तिकरण। भूल सकते हैं, कभी जीवन में नहीं भूलना है। कहाँ है ये, फिजिक्स समझ रहे हैं किसे पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के मतलब याद हो जाना चाहिए ना। पानी के ऊपर कभी देखे होंगे आप लोग, एक घटना और घटी होगी कि आप लोग क्या करते हैं, एक बच्चा होता है ना, वो क्या करता है कि जाता है तालाब में, चाहे एक गिलास पानी लेता है ना। एक लड़का था, क्या करता था कि एक गिलास पानी लेकर उस पर क्या करता है कि तेल गिरा दे एक बूंदो। अब उस पर देखता है तो क्या होता है कि चमकने लगता है, तेलवा चमकने लगता है। 7 रंगों में क्या होता है कि फट जाता है और चमकने लगता है। तो यह भी घटना क्या कहता है, प्रकाश का व्यक्तिकरण। ये जो दोनों हम आपको एग्जाम्पल बता दिए, एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, सबके साथ ये घटनाएं घटी होगी। और सब कोई व्यक्ति यह अभी भी घटनाएं घटा सकता है, मतलब अभी भी इसका प्रैक्टिकल कर सकता है। तो यह होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब आप लोग गिलास के पानी में लीजिएगा और उसमें क्या करते हैं कि नहीं है, तेल नहीं है, तो क्या करिए, कलम सबके पास है ना, तो कलम के रिफिल निकालिए, फूंक कर उसमें गिराइए एक ठोप, देखिए रेंगने लगेगा। क्या होगा, उस पर रंग की तरह, मतलब कि 7 रंग की तरह होने लगता है। ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसके घर खाना बनता हो। तो खाना बनता है तो सबका घर तेल होगा ना। तो तेलवा को क्या करें कि 1 थोप 2 थोप पानी आप डालिए, और डालने के पश्चात देखिए उसमें क्या होता है कि 7 रंग की तरह मतलब चमकने लगता है वह तेलवा। तो वही क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यक्तिकरण। मतलब पानी में तेल को चमकना, प्रकाश का व्यक्तिकरण। बुलबुला को चमकना, प्रकाश का व्यक्तिकरण ना। आया समझ में, आगे बढ़े ना, बताइए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का संपोषी व्यक्तिकरण क्या कहलाता है। जितने भी घटनाएं बताए हैं तो मतलब कि प्रकाश के व्यक्तिकरण पर ले गए हैं, दोनों को मिलाकर प्रकाश का व्यक्तिकरण कहलाता है। तो अभी जितने भी हम घटनाएं बताए कि जो साबुन का बुलबुला,
समपोषी व्यक्तिकरण। न क्या हो जाएगा, साबुन का बुलबुला। न साबुन का बुलबुला पहला होगा, साबुन का बुलबुला। न दूसरा हो गया, पानी में तेल को, पानी में तेल को तैरना। मतलब साबुन के बुलबुलों को देखे होंगे ना, कि साबुन के बुलबुलों के आप लोग देखते हैं, बुलबुले पूरा होता है बुलबुला न जी, बुलबुला। अब ठीक है ना। अब देखिए कि जो साबुन का बुलबुला हो गया ना, साबुन का बुलबुला समपोषी व्यक्तिकरण। समपोषी नहीं देगा तो प्रकाश का व्यक्तिकरण। बता सकते हैं ना, ऐसे में हरदम समपोषी नहीं पूछता है, यही बताता है कि प्रकाश का व्यक्तिकरण मतलब पानी में के बुलबुला को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यक्तिकरण ना। पानी में तेल के तैरना, प्रकाश का व्यक्तिकरण। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। अब चलते हैं हम लोग विषमपोषी के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विषमपोषी क्या कहलाता है ना, तो विषमपोषी क्या कहलाता है, विषमपोषी के बारे में हम लोग भी यह भी घटना जानेंगे जो विषमपोषी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है विषमपोषी घटनाएं ना, क्या कहलाता है विषमपोषी घटनाएं। विषमपोषी की घटनाएं भी घटती है, मतलब कि जिस प्रकार हम बताए हैं कि जब समान प्रकृति के जब किरण एक साथ मिल जाती है, समान प्राकृतिक मतलब समान आवृत्ति की जब एक किरण मिलती है, उससे हम क्या कर रहे थे, समपोषी बोल रहे थे। उसी प्रकार जो विषमपोषी मतलब विनाश ना, इसमें समान आवृत्ति क्या रहा था, मतलब जो विषमपोषी था इसमें समान आवृत्ति की क्या आ रहा थी, प्रकाश आ रहा था ना, कि जिसमें समान आवृत्ति की प्रकाश आता है उसे क्या कहते हैं, समपोषी कहलाता है। और जिसमें अब आता है जिसमें कि अगर जिसकी आवृत्ति क्या हो, असमान हो, मतलब दो जब प्रकाश की किरण ना, जब प्रकाश की किरण आती है तो दोनों के दो किरण के बीच जब आवृत्ति उसकी समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, मतलब दोनों जो किरण है, मान लो ये दो किरण है, इन दोनों किरण की क्या है, जो आवृत्ति है अलग अलग है, दोनों की आवृत्ति अलग अलग है, अलग अलग है, तो अलग अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाएगी, तो प्रकाश का व्यक्तिकरण है। समझ में, जब दो समान प्रकृति की मतलब कि दो समान आवृत्ति की जब प्रकाश की किरण आ रही थी तो दोनों का मिलन हो जा रहा था, होने के पश्चात क्या हो रहा था कि समपोषी बना रहा था ना। अब आ जाता है जब अब ये थोड़े है कि जो प्रकाश निकल रहा है सूर्य से सबका आवृत्ति समान होगा, सबका प्रकाश की किरण के समपोषी होगा, नहीं, सबका अलग अलग आवृत्ति का आता है, कहीं कहीं आ जाता है समान, तो यह घटनाएं घटती है, कहीं कहीं अलग अलग आती है। तो कभी आप लोग देखे होंगे कि धूप में चश्मा क्या होता है कि चमकने लगता है, देखे हैं कि नहीं, धूप में चश्मा क्या होता है कि चमकने लगता है, चमकता है कि नहीं, कि धूप में छाव में चश्मा का चमकना, मतलब धूप की छाव में चश्मा क्या होता है कि चमकने लगता है, कभी प्रकाश में निकले तो चश्मा क्या होता है कि चमकने लगता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का विनाशी व्यक्तिकरण कहलाता है, प्रकाश का विनाशी व्यक्तिकरण कहलाता है समझ में ना। अब इसमें विनाशी व्यक्तिकरण की जगह पे न देकर का बोल देगा कि प्रकाश का व्यक्तिकरण कहलाता है, मतलब धूप छाव में चश्मा को चमकना, प्रकाश का व्यक्तिकरण ना। यह घटनाएं आप लोग के साथ घटी होगी, यह भी घटना है कि चश्मा जैसे ही निकाल के एकदम हीरो पहन के निकलता है, ऐसे ही चमकता है, आंखें तक कचकचा जाता है, कचकचाता है ना, मतलब कि दो आवृत्ति है, प्रकाश आ रहा है तो इसकी आवृत्ति मान लीजिए कि अधिक है, आवृत्ति क्या है, अधिक है, और इसकी आवृत्ति जो है कम है, इसकी आवृत्ति क्या है, कम है। अभी इसकी आवृत्ति अधिक है, इसकी आवृत्ति कम है, तब दोनों को जब मिलन होगा, मिलन नहीं हो पाएगा। तो इसकी इसलिए क्या होता है कि जब धूप में चश्मा पहन कर निकलेगा फैशन झाड़ के, क्या होता है कि चक्की धो लेता है ना, तो वही क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यक्तिकरण। तब इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, तो धूप की छाव में चश्मा को चमकना, धूप की छाव में, धूप के छाव में चश्मा को चमकना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ना कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं ना, बताइए तो प्रकाश का व्यक्तिकरण में अगर कोई भी घटनाएं आप लोग के साथ
जितने भी बताए घटनाएं घटी है, सबके साथ घटी है प्रकाश का व्यक्तिकरण। नहीं घटी है तो आप लोग जाइए प्रैक्टिकल करिए इसका ना। फिजिक्स के मतलब प्रैक्टिकल, जब तक प्रैक्टिकल करिएगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो जाके तुरंत प्रैक्टिकल करिएगा, अभी शाम है, तुरंत प्रैक्टिकल करिए इसको ना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, प्रकाश का आता है हम लोग का जो नेक्स्ट हम लोग की पॉइंट आता है, प्रकाश का परिकरण आता है। किसका कार्य होता है कि प्रकाश की परिकरण की प्रक्रिया भी आता है। क्या कहता है प्रकाश का परिकरण ना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का व्यक्तिकरण का कहलाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेजर लेते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट जो लिखे हुए हैं उसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छा की बात है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का, कहाँ चलते हैं, हाँ लिख लीजिए कि जो थॉमस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यक्तिकरण के बारे में बताए थे ना। नेक्स्ट आता है क्या होता है हम लोग का जो प्रकाश का परिकरण के बारे में जानते हैं। प्रकाश का परिकरण क्या कहलाता है ना, परिकिरण, प्रकाश का परिकरण क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकरण ना। जब प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी की वायुमंडल में आता है, देखे होंगे कि जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए हमारा क्या होगा, सूर्य हो गया ना, देखिए बना रहे हमारा सूर्य हो गया ना, ये उससे क्या हो रहा है कि प्रकाश पूरा निकल रहा है, सूर्य हो गया हमारा, क्या हो गया, सन हो गया ना, सन हो गया। इससे क्या हो रहा है कि कोई प्रकार की किरण निकलती है ना, है क्या हो गया, कोई प्रकार की किरण निकलती है, किरण निकल रही है ना। हमारा है क्या हो गया, वायुमंडल हो गया, हमारा क्या है, यही हो गया वायुमंडल, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हो गया पृथ्वी का वायुमंडल, लिख देते हैं पृथ्वी का वायुमंडल ना। पृथ्वी का हम लोग का क्या हो गया, पृथ्वी का वायुमंडल हो गया। ये जो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसमें अनेक प्रकार की क्या होता है कि पार्टिकल मतलब कण पाया जाता है। अनेक प्रकार की क्या होता है कि कण पाया जाता है, क्या होता है कि अनेक प्रकार की कण पाया जाता है, जो है अनेक प्रकार की कण पाया जाता है ना। अब जो अनेक प्रकार की इसमें क्या होते हैं कि कण पाया जाता है, जो पार्टिकल जो हमारा जो प्रकाश से किरण आ रहा है, जैसे ही पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जो हमारा वायुमंडल है कई कण उसमें पाया जाता है। तो कण पाया जाता है, तो जब जैसे ही प्रकाश की किरण जब कण से होती हुई गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश तो आता है, उसका जो लाइट आता है, तो आने के पश्चात जैसे ही हमारे जो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में कई प्रकार की किरण पाई जाती है, कई प्रकार के कण पाया जाता है, क्या होता है, पार्टिकल पाया जाता है। तो उससे जैसे ही किरण क्या होती है, पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए जैसे ही क्या होता है कि पड़ता है तो पड़ता है, चारों तरफ क्या होता है कि किरण पड़ता है ना, तो पड़ने के पश्चात क्या होता है कि 7 रंग में हम लोग क्या होता है कि विभक्त हो जाता है ना। 7 रंग में क्या हो जाता है, हम लोग का जो प्रकाश से किरण होता है 7 रंगों में हम लोग की विभक्त हो जाता है। कहीं रेड आता है तो कहीं येलो आता है, कहीं ऑरेंज आता है तो कहीं वैलोट आता है ना। तो अनेक प्रकार की किरण हम लोग क्या होते हैं कि 2 2 4 2 6 होगा, कौन छूट गया जी, अच्छा येलो छूट गया ना, भी वैलेट, येलो, वाइट ना, एक क्या हो गया, ऑरेंज, येलो, वाइट, ऑरेंज, ये हो गया हीलियम, वॉयलिडियम, बेरिलियम, ब्रोन, हाँ बी, देखिए बी छूट गया ना। मतलब कि 7 प्रकार के हमारी रंग जो निकलती है, क्या होता है कि जो यह प्रक्रिया प्रकाश की परिकरण कहलाता है। मतलब कि जो प्रकाश की किरण का होता है, दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ ठीक है। मतलब कि 7 प्रकार के रूप में मतलब जो प्रकाश के सन निकलता है, निकलने के पश्चात जैसे ही हमारा वायुमंडल से आता है, आते हुए आता है, कहाँ से आता है, तो वायुमंडल से होते हुए हमारे पृथ्वी तक आता है। तो हमारे वायुमंडल है जो उसमें बहुत सूक्ष्म कण के रूप में पार्टिकल पाया जाता है। जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त कर देता है। क्या करता है, तो 7 रंग में विभक्त कर देता है। वो उस 7 रंगों के बारे में अभी जानेंगे। मतलब वह 7 रंगों में जैसा ही पृथ्वी तक आता है तो 7 रंग में विभक्त कर जाता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसको तुरंत हम लोग देख लेते हैं, जैसे लाल रंग का देखते हैं तुरंत देख लेते हैं ना। आइए तरंगदैर्घ्य पे जानते हैं, कुछ तरंगदैर्घ्य की प्रक्रिया भी हम लोग जानते हैं ना। तो अगर आप लिखना चाहते हैं कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या कहलाता है तो लिखिए कि जब सूर्य के बोलते हैं, लिख लीजिए, जब इस सूर्य की प्रकाश की किरण ना, लिखिए बोलते हैं कि प्रकाश का परिकरण क्या कहलाता है, जब सूर्य की प्रकाश की किरण ना पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो जब सूर्य की प्रकाश की किरण पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती है तो
प्रवेश करने के पश्चात वायुमंडल में कई प्रकार की किरण पाया जाता है। प्रवेश करने के पश्चात वायुमंडल में कई प्रकार की किरणें कई प्रकार की कण पाया जाता है, पार्टिकल पाया जाता है। उससे पश्चात जो प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उससे पश्चात 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। तो चलिए जान लेते हैं कि जो 7 रंग होता है हम लोग का, वह कौन कौन सी जो 7 रंग है, उस 7 रंगों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का आता है वायलेट होता है, फिर आयोड होता है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन ना, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर क्या होता है, रेड होता है। 2 2 4 2 6 7 ना। इन 7 रंगों के बारे में हम लोग अभी ग्रहण करेंगे। किस प्रकार से किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सबकी प्रक्रिया अभी हम लोग जान लेंगे ना। हमारे पास आती है आवाज, देखिए तो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? अच्छा भी देखिए ना। चले चलते हैं हम लोग कि प्रकाश की कहाँ थे, व्यक्तिकरण पे थे। प्रकाश की व्यक्तिकरण क्या कहलाता है ना। आप देखिए कि जो हमारा भी हो गया, आई हो गया, बी हो गया, जी हो गया, वाई हो गया, ऑरेंज हो गया। इधर क्या होता है, वायलेट होता है, इधर क्या होता है, रेड होता है। इधर क्या होता है, वायलेट होता है, इधर होता है हम लोग का ऑरेंज बोलता है कि रेड होता है ना। अब रेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बारे में जानते हैं कि किसकी आवृत्ति कितना ज़्यादा होता है, किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होता है ना। अब हम जब बताते हैं कि यहाँ पे अगर आवृत्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 400 नैनोमीटर होता है, जिसकी आवृत्ति यहाँ पे जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर होता है। 400 नैनोमीटर होता है क्या, तरंगदैर्घ्य, क्या तरंगदैर्घ्य होता है ना। तरंगदैर्घ्य यहाँ पे क्या हो जाता है, आते आते 800 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य हो जाता है। 800 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य हो जाता है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं जो हम बताए थे आप लोग को उस समय भी पढ़ाए थे, तो बताए थे कि जो तरंगदैर्घ्य बराबर होता है 1/, में क्या होता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसको वेवलेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। इसको हम लोग HZ भी द्वारा सूचित करते हैं ना। तो क्या होता है कि लेमडा बराबर 1/, में म्यू भी देता है, कहीं जगह पे इंच भी देता है। आप लोग ध्यान रखिएगा ना, इंच देता है, HZ भी देता है, तो कहीं इंच छोटा इंच भी देता है, तो म्यू के फॉर्म में जाना जाता है ना। आप देखिए, अब इसके बारे में जानते हैं कि जो ही होता है, पहला पॉइंट आता है, इसका जो आवृत्ति क्या होता है, अधिक होता है। इसकी क्या होती है, इसकी जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है ना। अब देखिए कैसे आवृत्ति अधिक होता है, हम आपको अभी बताते हैं कि इसकी आवृत्ति कैसे अधिक होता है ना। अब देखिए, अभी हम बता रहे हैं कि जो तरंगदैर्घ्य हो गया ही ना, शॉर्टकट में लिखते हैं तरंगदैर्घ्य ना। तरंगदैर्घ्य हो गया है 1/, में आवृत्ति हो गया ना। हम आपको बताए थे कि जब तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, आवृत्ति घटता है। जब आवृत्ति घटता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तरंगदैर्घ्य जब बढ़ता है तो जब आवृत्ति बढ़ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जो आवृत्ति क्या होता है, अधिक होता है। जो वायलेट किरण की जो आवृत्ति होता है बहुत अधिक होता है, तो तरंगदैर्घ्य देख रहे हैं कम है, मतलब इसकी अपेक्षा क्या है, तरंगदैर्घ्य कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। आवृत्ति ज़्यादा होता है, लिख लीजिएगा आप लोग कि जब आवृत्ति ज़्यादा होती है तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो कम होता है। क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। जब तरंगदैर्घ्य
तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या हो जाता है, कम होता है। इस बात को आप लोग नेट पॉइंट मतलब नोट कर लीजिएगा यहाँ पे ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग, इसका तरंग, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, तरंग दैर्ध्य कम होता है ना। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है कम होता है, लिख लीजिए। मतलब वायलेट किरण की जो तरंग दैर्ध्य होता है कम होता है और इसका मान क्या होता है, 400 नैनोमीटर होता है ना। अब आते हैं हम लोग रेड किरण के बारे में जानते हैं कि रेड किरण की प्रक्रिया भी जान लेते हैं ना। यहाँ पे कई प्रकार की घटनाएं घटती है, तो इतना आप लोग इसको पहले लिख लीजिए जितना लिखे अभी, तब इसको हम थोड़ा मिटाएंगे ना। चलिए लिख लिए होंगे आप, जहाँ तक उम्मीद होगा आपके पास ना। चलिए तो लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं ना। अब आते हैं रेड किरण के बारे में जानते हैं। हमारा आता है रेड किरण, इसका जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति, इसकी जो आवृत्ति होता है कम होता है। क्या होता है, पहला नंबर में इसकी आवृत्ति क्या होता है, कम होता है। जबकि इसका तरंग दैर्ध्य के बारे में जानते हैं, क्या, तरंग दैर्ध्य के बारे में जानते हैं तो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है ना। क्या होता है, तरंग दैर्ध्य इसका क्या होता है, अधिक होता है। 800 नैनोमीटर तक अधिक होता है तरंग दैर्ध्य ना। तो तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग का, आप लोग देखे होंगे कि कहीं खतरा का निशानी दिया जाता है तो लाल रंग का पहचान कर दिया जाता है, कि लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है कि यहाँ पे खतरा का निशानी है। मतलब कि कहीं देखे होंगे, रेलवे वेलवे देखे होंगे, तो कहीं पटरी बदलना रहता है तो कोई दूर पे क्या करता है ना, कि कितने दूर पर क्या करता है कि एक खंभा गाड़ देता है और उसमें क्या कर देता है कि ये पट्टी बांध देता है किसी पर्दे का लाल रंग का ना। तो वो क्या करता है कि पता चल जाता है ट्रेन वाले की, तो जो लाल रंग का तरंग, आखिर लाल ही रंग का क्यों किया जाता है, तो इसीलिए कि उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है अधिक होता है, आवृत्ति क्या होता है, कम होता है, जिससे जो तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण वह जो लाल रंग का जो होता है वो अधिक दूरी से दिखाई देता है कि यह कहाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इससे यहाँ से दूर चला जाए। कौन सोचता है, तो ट्रेन की गाड़ी चलाने वाला ना। तो मैं इसलिए तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कहीं अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कभी पटरी पे आप जा रहे हैं और क्या हो रहा है कि पटरी कहीं कट गई है ना, आप लोग ध्यान रखिए कि उस पटरी कट गया है, तो अगर लाल कपड़ा है आपके पास ना, तो क्या करें कि तुरंत वहीं पर कोई मतलब कि चीज़ का जुगाड़ कर बांध दीजिए। मतलब कि लकड़ी उकड़ी का जुगाड़ कर वहाँ पे बांध दीजिए कि जिससे दूर से आती हुई गाड़ी को पता चल जाए कि यहाँ पे खतरा का निशान है, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो है ना, जिससे वह गाड़ी क्या कर देगा, अधिक दूरी पर रोक देगा। यह बात हर व्यक्ति को जानना चाहिए ना। जानने के पश्चात कई देखे होंगे, कई खतरे की निशानी पर भी क्या किया जाता है कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि अधिक दूरियों से देखने के लिए किया जाता है। तो कहीं यह क्वेश्चन पूछता है कि खतरे के निशान पर लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो अधिक से दूरियों को, मतलब कि अधिक दूरी पर दिखाई देता है। आखिर क्यों, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, और जो आवृत्ति होता है कम होता है, इसीलिए जो लाल रंग होता है बहुत अधिक तक दिखाई देता है ना। तो लाल रंग के लाइट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कहीं मोड़ पे भी किया जाता है। कभी देखे होंगे कि कहीं रोड पे जाते हैं, जीटी रोड पे, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि लाल रंग का गाड़ी के मतलब कि लाल रंग के का जो बत्ती का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति को, चालक को पता चल जाए कि वहाँ पे कुछ मत बन रहा है, रोड बन रहा है, चाहे कुछ खतरा का निशान है, जिससे हम गाड़ी को अपना मोड़ ले। तो इसलिए कि जो मुड़ान पे किया जाता है, तो लाल रंग के, ये लाल रंग के बत्ती का क्या किया जाता है कि लगा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को पता चले, यह दूर तक दिखाई देता है, जिससे दूर ही से आए गाड़ी तो अपना गाड़ी को कर ले, मुड़ा ले ना। तो यह बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी देखे होंगे आप लोग कि रात को सोते होंगे तो जहाज पार होती है ना, जब आसमान से जब जहाज पार होती है, तो कहीं जहाज के जो नीचे पॉइंट पर दिखेगा, जो जहाज के निचले पॉइंट पर क्या किया जाता है कि ऑरेंज कलर की एक बत्ती लगा दी जाता है ना।
आप देखिए कि सर बोलिए कि सर ऑरेंज कलर की क्यों बत्ती लगा दी जाता है। आप देखिए जो हमारा लाल रंग है ऑरेंज के बगल में है, मतलब इसका भी तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। लाल जैसा रंग मतलब कि इसका तरंगदैर्घ्य क्या ज़्यादा होगा, मतलब इसके बराबर ना होगा बल्कि इससे कुछ कम होगा, मतलब इसका भी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा, होगा ना। तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, इसलिए जो हम लोग का जहाज होती है, जहाज की बत्ती की मतलब नीचे फॉर्म में क्या हो जाएगी, बत्ती लगाई जाती है, वह ऑरेंज कलर की बत्ती को लगा दिया जाता है, जिससे पता चले कि यहाँ से गाड़ी गुजर रही है समझ में कि यहाँ पे ऑरेंज कलर की बत्ती को क्यों किया जाता है ना। चलिए, तो आप लोग इतना जान गए होंगे। और एक और घटनाएं घटती है तो आप तो हम बता देंगे, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक है उसका बता दिए। अब कई घटनाएं घटती हो कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और आवृत्ति ज़्यादा होता है, इसका भी कई घटनाएं घटती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आसमान को नीला होते हुए देखे होंगे ना। आप देखिए जो वायलेट कण के कुछ ही दूरी पर जो क्या है हमारे पास ब्लू है, मतलब नीला है कलर का है, तो इसका इसलिए कि इसके जगह पे इसकी क्षमता थोड़ा कम होता है इसके अपेक्षा। ना होता है कि जब दो व्यक्ति होता है ना, तीसरा का पॉइंट पर ठीक है इसका मान ज़्यादा आ गया, मतलब कि किसी क्लास में फर्स्ट आ गया, 3 व्यक्ति का क्यूज हुआ, इन तीनों में क्या हुआ, कहीं क्यूज में मतलब कि फर्स्ट आ गया, इससे से अधिक है मजबूत है, तो मतलब मजबूती वाला के तनका चुना जाता है। तो हाँ तन की कहीं अगर गड़बड़ वड़बड़ हो जाता है, इसको क्या किया जाएगा, ले लीजिए जाएगा ना। उसी प्रकार ये तीनों में होता है ना, तो बीच बीच वाला बीच बीचे में रह जाता है, और क्या होता है थोड़ा ठीक है, इसका आवृत्ति क्या होता है, ज़्यादा होता है, बात सही है, नंबर इसका बेसी आया है ना। आने के पश्चात क्या किया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग होता है जो ब्लू रंग होता है। ये क्या होता है कि आकाश का जो रंग होता है नीला इसलिए दिखाई देता है, इसकी आवृत्ति क्या होता है, कम होता है, और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सॉरी आवृत्ति इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम जो क्या करते हैं, ब्लू रंग होता है, मतलब देखे होंगे यार का आसमान का रंग क्या होता है, ब्लू दिखाई देता है समझ में कि आकाश का रंग ब्लू क्यों दिखाई देता है। इसी पश्चात की आवृत्ति क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, मतलब इसका परिकिरण ज़्यादा होता है। परिकिरण जिसकी परिकिरण ज़्यादा होता है वो आसमान में इसलिए क्या होता है, ब्लू दिखाई देता है। जिसका परिकिरण ज़्यादा नहीं होता है वह क्या होता है कि दूर तक, जिसका परिकिरण ज़्यादा नहीं होता है वह दूर तक दिखाई देता है, और जिसका परिकिरण ज़्यादा होता है वह दूर तक नहीं दिखाई देता है ना। इसलिए जो हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं दूर तक देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आवृत्ति क्या होता है, कम होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। और जबकि ब्लू रंग होता है इसकी आवृत्ति क्या होता है, अधिक होता है, और तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। आई होप आप लोग इतना समझ में आए होंगे ना। तो हमारे जो आँख जो हम लोग 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के रंग को सिर्फ हम देख पाते हैं, मतलब कि हम लोग जो हमारी आँख है, मनुष्य की जो आँख होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर की ही किरण को, मतलब कि रंगों को ही क्या हमारा आँख को देखता है। तो यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा कि जो हमारी आँख है कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक की तरंग को हमारी आँख रंग को देख सकता है, तो आप बता सकते हैं कि 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच के रंग को, मतलब 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के तरंग के हमारी आँख जो है रंग को देख सकता है। तो यह बात आप लोग को समझ में आया होगा।